जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ स्वर्णिम क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो आप साथियों दो बार देखेंगे। एक तो साथियों इस क्लास में आप लोग देखेंगे स्वर्णिम क्वेश्चन, उसके बाद साथियों डायरेक्ट आप अपने एग्जाम में देखेंगे जो आपकी परीक्षा 23 अगस्त से साथियों आरंभ हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी, सामान्य ज्ञान, यूपी जीके, रीजनिंग और मैथ में एक शानदार स्कोर करना चाहते हैं साथियों, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं कहूंगा तैयार कर लीजिए। और इन क्वेश्चंस को साथियों अगर आप तैयार करके चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम को क्वालिफाई करने से, एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये एग्जाम को पास करने के लिए एकमात्र वीडियो साथियों ये काफी है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको क्लास को देखना है और सभी क्वेश्चंस को साथियों अटेम्प्ट करना है। हिंदी के मैंने यहाँ पर साथियों 37 सवाल लिए हैं, इसमें आज का स्कोर आपका 25 के आसपास का होना चाहिए। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए साथियों पूरी जान लगा दीजिएगा। देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, अगर आपसे पूछे संधि कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तत्सम नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं। देखिए, पक्ष की अगर बात करते हैं तत्सम शब्द है, वायु भी आपका तत्सम शब्द है, लेकिन साई आपका साथियों तत्सम शब्द नहीं है। अब नहीं है तो यही क्या होगा साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि साई का तद्भव एक तरीके से क्या होगा, देखिए ये तो आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका तत्सम शब्द क्या होता है तो स्वामी होता है, ये भी आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे, ये आपका स्वामी होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव है, मुझे बताइए। देखिए, जहां जहां से आपके रियल एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम टू सेम साथियों वही पैटर्न मैंने लिया है, यानी कि वही चीज को साथियों फॉलो किया है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाए। देखिए, अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है तो मैं कहूंगा जो ऑप्शन नंबर ए वाला है ना, पंख शब्द, यही तद्भव है, बाकी सारे तत्सम है। मृगनयन में साथियों कौन सा समास है तो अगर बात करें मृगनयन में कौन सा समास है तो कर्मधारय समास हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, अगर बात करते हैं केशव भी विष्णु का पर्यायवाची है, चक्रपाणि भी है, उसके अलावा दामोदर भी है, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका सही जवाब है। निष्कलुष का साथियों विलोम क्या होता है मुझे बताइए, तो निष्कलुष का विलोम क्या हो जाएगा, कलुष हो जाएगा। साथियों बहुत तेजी के साथ आप इन क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और वो कंटेंट मुझे साथियों देना है जो परीक्षा में कंटेंट आपका आएगा। तो साथियों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब साथियों एग्जाम का माहौल बन चुका है। अब सिर्फ आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आपसे लगभग साथियों पूछा जाएगा। देखिए कि अभिज्ञ का मतलब क्या होता है और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, देखिए अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। तो मैं कह सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहा जाता है, उसको तो साथियों प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है 8 भेद होते हैं। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है मुझे बताएं, कि 4 वाक्य आपके सामने है, इसमें से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, बल्कि शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध वाक्य यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, देखिए यह एक गंभीर समस्या है तो ये तो सही लग रहा है। मुझे बड़ी भूख लगी है, ठीक है, बड़ी भूख लगी है नहीं सही होना चाहिए। मैंने राम से पूछा, ये भी सही है। वह घर गए, ये भी सही है। यानी कि दिक्कत कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में दिक्कत है और ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात करते हैं साथियों कि अंधेरे, अंधेरे कैसा है, नकेल कैसी है, मुंडेर कैसी है, बटेर कैसी है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। सामासिक पदों या पुनरोक्त या युग्म शब्दों के जो बीच में जो विराम चिन्ह लगाया जाता है वो कौन सा विराम चिन्ह होता है, तो मैं कहूंगा योजक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो पुनरोक्त जिसके रातों रात धीरे धीरे, उनके बीच में योजक चिन्ह भी लगाया जा सकता है, और जो युग्म शब्द होते हैं उनके बीच में और जो सामासिक पद होते हैं उनके बीच भी योजक चिन्ह लगाया जा सकता है। सावधान करना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, इस मुहावरे का मतलब होता है
कान खोलना, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए नारी की अगर बात करते हैं कि नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, नारी को कामिनी कहते हैं, रमणी कहते हैं, नारी को वनिता कहते हैं, विनीता नहीं कहते। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति ये किस लेखक की रचना है? तो ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? ये नरेंद्र कोहली की रचना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको देखिए दो तरह की खाली जगहें हैं, उसमें आपको बताने के क्या क्या शब्द आएगा। जो सोता है उसे खोता है, गलत हो जाएगा। जो सोता है वही खोता है, या जो सोता है जो खोता है, ये भी गलत है। जो सोता है वह खोता है, ये होना चाहिए। साथियों मैं कह सकता हूं कि इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। तिलों में तेल नहीं होना, इसका मतलब ये होगा यहां आशा पूरी ना होगी, निराशावादी होना, दिए में तेल कम होना। मैं कहूंगा साथियों इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि अरे भाई यहां से आपकी आशा पूरी ना होगी, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए चा, छा, जा, झा, उआ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, दंत से है, तालु से है, मूर्धन्य से है। साथियों मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। साथियों देखिए अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, चुनिंदा समय बचा है, चुनिंदा दिन बचे हैं। तो मैं कहूंगा एक बार सरसरी नजर से आप लोग 2018 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे, और इनका आपका साथियों ये आपको हल सहित दिया जा रहा है, यानी कि सॉल्यूशन के साथ आपको ये सारी चीजें दी जा रही हैं। लगभग 18 पेपर होंगे, ठीक है ना। 18 पेपर को साथियों आप लोग लगा लीजिए और एग्जाम हॉल में चले जाइए। उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, इनको भी सरसरी निगाहों से देख लीजिए और एग्जाम हॉल में चले जाइए। मेरा मानना है कि लगभग 65 से लेकर लगभग 70% सब पेपर आपका यहीं से आएगा। तो साथियों सिर्फ आपको ये 45 रुपए में दोनों पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से जाकर आप इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक वहां से। साथियों देखिए यहां पर अगर बात करते हैं कि जो चा, छा, जा, झा, हुआ है, इसका साथियों उच्चारण जो होता है वो तालु से होता है, तालव्य से होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। इसका मतलब होता है मान न मान, मैं तेरा मेहमान नहीं, मार मार कर हकीम बनाना नहीं, पराए धन पर लक्ष्मी नारायण नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका मतलब होता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, भोजपुरी आपको साथियों बता देना है। चलिए उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा, यानी कि ऋषि आपका कैसे लिखा जाता है? नहीं ऐसे लिखा जाता है जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना, ऋषि शब्द ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी इनमें से कौन सी है बताइए। तो इनमें से अगर इंदुमती की हम बात करते हैं तो इंदुमती साथियों किसकी रचना है, ठीक है ना, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। देखिए कौन सा शब्द की अगर बात करें विदेशी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी वाला कान शब्द लिखा हुआ ये साथियों विदेशी नहीं है। अब विदेशी नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा शब्द साथियों पुल्लिंग है, मुझे बताइए। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मैं कह सकता हूं मंत्रणा कैसी है, स्त्रीलिंग है, सभा कैसी है, मंडली कैसी है, न्याय कैसा है। तो न्याय के साथ कैसा आ रहा है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, तो अभिनिवेदन के रूप में साथियों क्या लिखा जाता है? भवदीय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है साथियों? भवदीय लिखा जाता है। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मुझे बताइए। तो इनमें से साथियों कौन सा तत्सम नहीं है अगर बात करें, देखिए ये भी आपका जो है ना, ये तीनों तत्सम है, लेकिन ये आपका तत्सम नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। आप भी साथियों बहुत फटाफट तेजी के साथ आप लोग उत्तर देते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो अब आपको साथियों तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो उजास लिखा हुआ है ये आपका तद्भव शब्द है, बाकी ये सारे तत्सम शब्द हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है। बात करें ये तीनों तत्सम है, लेकिन किशन की बात करें ये आपका तद्भव है। तो जिनका भी आंसर जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर एक बार आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मानना है कि जो कंटेंट आपको दिया
दिया जाए इस चैनल के माध्यम से, अगर वो आप पढ़ लेते हैं और अपने एग्जाम हॉल में साथियों पहुंच जाते हैं तो ये समझ लीजिए पेपर आपका पास है, बिल्कुल पेपर पास रखा है, समझ लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द साथियों तद्भव नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अधर शब्द की अगर बात करें, ये आपका साथियों कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका तद्भव नहीं है तो तत्सम है साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए तत्सम साथियों ये भी है, ऑप्शन नंबर ए वाला भी आपका तत्सम है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है, लेकिन पानिप शब्द तत्सम नहीं है, अब नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, फिर से देखिए साथियों पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो अगर बात करें, देखिए ये भी तत्सम है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उपखांश शब्द जो है ना वो तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो अगर बात करें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए ये आपका एक तरीके से तद्भव है, ये भी तद्भव है, ठीक है ना, ये भी एक तरीके से अगर बात करें तद्भव है, लेकिन ये आपका जो है ना ये तद्भव नहीं है। क्यों? ये आपका तत्सम शब्द है, यानी कि तद्भव शब्द ही जो है ना वो तत्सम शब्द है, ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, क्या होगा सही जवाब? ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। उलझन जो शब्द है ये आपका तत्सम नहीं है। अगला सवाल, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? निशाचर कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहा जाता है? तो जो खाने योग्य नहीं है ना उसको अखाद्य कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा साथियों? उसको अखाद्य कहा जाएगा, जो खाने योग्य नहीं है। जिसके पास घर ना हो, तो जिसके पास घर नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अनिकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अनिकेत कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, बताइए मुझे। देखिए गुस्से को क्रोश कहते हैं, गुस्से को अमर्ष कहते हैं, गुस्से को रोष भी कहते हैं, लेकिन गुस्से को अपकर्ष नहीं कहते हैं। अब अपकर्ष नहीं कहते हैं तो यही आपका क्या होगा साथियों? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो 37 क्वेश्चन आपने देखे हिंदी के, क्या आपका स्कोर रहा? कितने आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब 38 क्वेश्चन साथियों आप लोग देखेंगे जीएस के, और इसमें से आपका स्कोर जो होना चाहिए वो लगभग 16 के आसपास का रहना चाहिए। 38 में से 15 से 16 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। अब देखिए भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो साथियों राज्य सूची में शामिल है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। और ये सभी के सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं कहूंगा साथियों तैयार कर लीजिए एग्जाम से पहले ही पहले। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है बिल्कुल, जिसका संबंध जो है ना साथियों वो अनुच्छेद 21 के ए में है। क्या है साथियों? अनुच्छेद 21 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? तो अगर बात करें साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 29 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद यानी कि कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अनुच्छेद 29 में निहित है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या साथियों मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, मुझे बताइए। तो प्रकाश वर्ष साथियों किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की नहीं, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा नहीं साथियों, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है साथियों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। उसके बाद देखिए कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है, यानी कि खरे सोने में जो है ना वो कितने प्रतिशत, एक तरीके से ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। जो 18 कैरेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए, देखिए
18 कैरेट सोने में जो खरे सोने का प्रतिशत होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 18 कैरेट सोने में मैं कहूंगा 75% होता है, यानी कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो 75% होता है। संतरे में बहुतायत मात्रा में साथियों क्या पाया जाता है, तो ये आप भी जानते हैं कि विटामिन सी पाया जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इस पद का प्रस्ताव साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि वसंत विषुव होता है क्या? वसंत विषुव होता है साथियों 21 मार्च को होता है, तो बिल्कुल साथियों 21 मार्च को ही होता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 75 प्रश्नों तक हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में चारों विषयों का नॉलेज लेंगे, चारों विषयों का ज्ञान लेंगे साथियों, ठीक है ना। देखिए, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये असम में है। ये कहां पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? ये असम में है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, गंगा है, ठीक है ना, और उसके अलावा साथियों ब्रह्मपुत्र है। तो 3-2 कहां पर लिखा हुआ है? 3-2 3-2 3-2 3-2 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। बैंक दर क्या होती है, मुझे बताइए। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक दर क्या होती है, तो साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर को कहते हैं, नहीं। बैंकिंग संस्थाओं, ये भी नहीं साथियों। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर होती है ना, इसको कहा जाता है साथियों बैंक दर, बैंक रेट। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बढ़ जाएगी, साख सर्जन जो है ना वो बढ़ जाएगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना होता है? तो साथियों पूंजीवादी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना होता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा होता है साथियों। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, फेमा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। तो फेमा की अगर बात करें साथियों, फंड्स एक्सचेंज तो नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगी। फेमा की फुल फॉर्म हो जाएगी साथियों आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली। उसके बाद देखिए कि पोर्ट डायमंड साथियों ये कहां पर स्थित है? पोर्ट डायमंड आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, वो सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, बताइए। तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा अलाउद्दीन खिलजी की बात चल रही है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता था? तो पृथ्वीराज, ठीक है ना, पृथ्वीराज को कहा जाता था साथियों राय पिथौरा। गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौते के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद देखिए, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच है? तो अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किस वर्ष लागू किया गया? 1879 में लागू किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं ना, सभी के सभी एक एक क्वेश्चन साथियों बहुत सभी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। देखिए यहां पर अगर बात करें कि 1938 में हरिहर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? ठीक है ना, मतलब हरिहर के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम, क्योंकि इस अधिवेशन में सभी भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, ऐसा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। ये आपका साथियों सही हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें कि 1938 में हरिहर कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि हरिहर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस का जो महत्वपूर्ण काम था वो कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। ये साथियों महत्वपूर्ण था, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। अब्दुल रज़ाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था आपसे पूछा जा रहा है। ये देवराज द्वितीय के दरबार में आया था, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इन निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है, मुझे बताइए। तो कौन सा साथियों महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है ना, माहेश्वर नहीं है। अब माहेश्वर नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल के दौरान की गई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था? तो किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए सिलेरू ऊर्जा संयंत्र ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध साथियों जल विद्युत शक्ति से। किससे इसका संबंध है? जल विद्युत शक्ति से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं साथियों, डेल्टा नदी का निर्माण नहीं करती है। उसके बाद देखिए कॉस्मोस किसने लिखा था, मुझे बताइए। तो कॉस्मोस की अगर बात करें ये किसने लिखा था? ये हम्बोल्ट ने लिखा था, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कि मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र ये मत्स्य उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, मुझे बताइए। तो कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो साथियों यहां पर इयोन आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहां स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है? तो कहां कहा जाता है साथियों? मध्य अमेरिका में कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए, अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने जो क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिएगा और ये चेक कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना हो चुका है, कितनी आपकी साथियों तैयारी हो चुकी है। चलिए तो लिखा हुआ है सभी डॉक्टर नर्स हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगे? ये साथियों डॉक्टर हो जाएंगे। और सभी डॉक्टर क्या हैं बताया गया है, सभी डॉक्टर नर्स हैं ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि सभी नर्स दाई हैं, तो जितने भी यहाँ पर नर्स हैं वो क्या हैं साथियों? दाई हैं। तो ये आपका एक तरीके से आरेख बन जाता है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि कुछ दाई डॉक्टर हैं, कुछ दाई डॉक्टर हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया कि सभी डॉक्टर दाई हैं, बिल्कुल सभी डॉक्टर जो है ना वो दाई है, ये भी आपका सही हो जाए। यानी कि अगर बात करें कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार का एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि कुछ ट्रक स्कूटर है। मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए? ये ट्रक हो गए, और कुछ ट्रक जो है ना वो साथियों स्कूटर हो जाए। कुछ ट्रक आपके स्कूटर हो गए करके कोई स्कूटर साइकिल नहीं है, कोई स्कूटर साथियों जो है ना वो साइकिल नहीं है कहा गया है। तो अब निष्कर्ष को पढ़िए, कुछ ट्रक साइकिल हैं, ठीक है ना, कुछ ट्रक साइकिल है, ट्रक ये है साइकिल ये है, कहाँ साथियों? कुछ ट्रक साइकिल गलत हो जाएगा। कुछ स्कूटर ट्रक है, बिल्कुल साथियों कुछ स्कूटर यानी कि इतने स्कूटर जो है ना वो ट्रक हो जाएंगे, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा ना वो निष्कर्ष 2 वाला आपका सही होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, अगर यहाँ पर बात करते हैं लिखा हुआ है आपके सामने कि भविष्यवाणी का संबंध जैसे भविष्य से है उसी प्रकार पश्चाताप का संबंध करना ये किससे संबंधित? तो पश्चाताप इंसान जो करता है तो वो भूतकाल के लिए करता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भाप का संबंध गर्म से है, ठीक है, तो बर्फ का संबंध किससे होगा बताइए? जाहिर सी बात है ठंडे से ही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। क्या? जैसे भाप गर्म होती है उसी प्रकार बर्फ ठंडी होती है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें साथियों कुछ आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है RUTHENIUM, इन शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजाया गया है। अच्छा सजाया जाता है वर्णमाला के क्रम में, तो बीच वाले अक्षर पहले एक काम करो, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार साथियों रख लो। चलिए तो लिखा हुआ है RU, उसके बाद T, उसके बाद H, उसके बाद EN,
ठीक है, और उसके बाद साथियों आई, उसके बाद यू, उसके बाद एम। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं इसको कैसे रख लेते हैं, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रख लेते हैं। अब लेटर पोजीशन इसकी साथियों लिखो, ये 18 पर होता है, ठीक है ना, ये 21 पर, ये 20 पर, ये 8 पर होता है, और ये 5 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 9 पर होता है, ये 21 पर होता है, ठीक है ना, और ये साथियों 13 पर होता है। तो इसमें सबसे छोटे की अगर बात करते हैं ना साथियों हम लोग, क्या सबसे छोटा क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा साथियों, 9 8 8 आएगा, सबसे पहले 5 है। देखिए पहले आपका साथियों ये आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले ई आ जाएगा आपका, उसके बाद एच आ जाएगा, उसके बाद साथियों यहाँ पर एच आ गया, और उसके बाद साथियों ये आपका आई आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 14 आएगा, नहीं 13 और 14, यानी कि 13 और 14, यानी कि एम और एन आ गया, एम और एन आ गया। उसके बाद साथियों 14 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 14 के बाद साथियों 18 आएगा, देखिए ज़रा एक बार, हाँ 18 और 20 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आर और टी आ जाएगा, ठीक है, आर और टी आ गया, आर और ये टी आ गया। उसके बाद साथियों 21 और 21 साथियों बचा, यानी कि यू और यू आपका बचा है, और सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि तो बीच वाले अक्षर के दाहिनी, बीच वाला अक्षर कौन सा है, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2, यानी कि बीच वाला अक्षर ये है। तो कहने के बीच वाले अक्षर के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा है, तो 1 2 दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा, और टी ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा कि आप सभी का आंसर यहां पर क्या होगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि अब यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस आकृति में कुल मिला के कितनी सरल रेखाएं हैं, मुझे बताइए। देखिए सरल रेखा की अगर बात करें तो एक ये सरल रेखा है, ठीक है, एक ये सरल रेखा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही से बना देता हूं, ठीक है, एक आपका ये यानी कि 2 सरल रेखाएं हो गई, और एक ये सरल रेखाएं कितनी हो गई, 3 सरल रेखाएं होंगी, 3 सरल रेखाएं होंगी, एक ये आपकी 4 हो गई, 4 और एक ये साथियों 5 हो गई, फिर ये आपकी 6 हो गई, 6 फिर 7 हो गई, ये 8 हो गई, ये 9 हो गई, बाकी कुछ बची है नहीं बची हैं। तो इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, इसमें 9 सरल रेखाएं हैं, इसलिए 9 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए 12 18 36 से जैसे यहाँ पर 6 बनाया गया है, 16 32 40 से जैसे यहाँ पर 8 बनाया गया है, उसी प्रकार 36 18 27 से यहाँ पर कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर साथियों जो नंबर है ना, वो इन सभी नंबर को कट कर सकता है, इन सभी नंबर से कट है। देखिए 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चंग 36, सबसे डिवाइड हो जाएगा, सबको ये भाग करेगा, ये करेगा। अगर बात 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 45, ये भी करेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर आप ऑप्शन में से ढूंढ कर लिखिए जो 36 को भी काट सके, 27 को भी और 18 को भी साथियों काट सके। इतनी सी बात आपसे यहाँ पर बस पूछी जा रही है। चलिए क्या 18 27 को काट पाएगा, इस वाले 27 को, मैं कहूँगा नहीं। क्या 12 27 को काट पाएगा, नहीं। 9 की अगर बात करें, 9 36 को भी काट लेगा, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 9 3 27, यानी कि 9 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहाँ पर साथियों अगर बात करें, यहाँ पर है एक निश्चित कूट भाषा में BELIEF को क्या लिखा जाता है, AFKKDI लिखा जाता है। तो उसी लॉजिक में, उसी के अनुसार SELDOM को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए B से साथियों A हुआ, यानी कि 1 घटाया गया है, और E से यहाँ पर F हुआ, यानी कि 1 बढ़ाया गया। तो हम भी क्या करेंगे, 1 घटाएंगे और 1 बढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर इसमें 1 घटाएंगे तो R आ जाएगा, 1 बढ़ाएंगे साथियों क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो RF एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब एक काम करो साथियों, आप देख लो, इसको देख लो, M और P को देख लो, अंत वाले को। यहाँ पर F से क्या हो गया है, I हो गया है, यानी कि लगभग कितना 3 बढ़ाया गया है। तो जब इसमें हम साथियों 3 बढ़ाएंगे तो ये P हो जाएगा, और P किस ऑप्शन में है, P आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष कहता है कि उसके पिता, यानी कि उस स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र, उस स्त्री के पिता का, ठीक है ना, उस स्त्री के पिता के एकमात्र पुत्र, यानी कि उस स्त्री का भाई जो है ना, वो मेरे पिता हैं। यानी कि उस स्त्री का भाई जो है ना, एक स्त्री है, और स्त्री का एक जो कोई भाई है ना,
वो कौन है, वो मेरे पिताजी हैं। ठीक है, वो मेरे कौन है, मेरे वो साथियों कौन है, मेरे वो पिताजी हैं। तो कहने के उस स्त्री से कैसे संबंधित है वो पुरुष, वो स्त्री क्या कहेगी इस लड़के को, तो वो कहेगी अपने भाई का बेटा, यानी कि वो भतीजा ही तो कहेगी। भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर कहा गया है सबसे पहले कि ए का भाई एफ है, तो ए का भाई कौन हो जाएगा साथियों, एफ हो जाएगा। ये भाई है, भाई के लिए हम यानी कि पुरुष के लिए प्लस लगा देते हैं और स्त्री के लिए माइनस। ए का भाई एफ है, उसके बाद करें ए की लड़की सी है, ए की लड़की कौन है, सी है, सी लड़की है। अब यहाँ पर इसलिए क्या आ जाएगा, तो साथियों ये आप क्या आ गया, कह रहे कि एफ की बहन के है, एफ की बहन कौन हो जाएगी साथियों, के हो जाएगी, यानी कि माइनस आ जाएगी, स्त्री है। कह रहे कि सी का भाई जे है, तो सी का भाई कौन हो जाएगा साथियों, जे हो जाएगा। एक सेकंड, सी का भाई कौन हो गया, सी का भाई आपका जे हो गया। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जे का चाचा कौन होगा, जे का चाचा कौन होगा, जे के पिताजी तो ये हैं। अब जे के जब पिताजी ये हैं तो जे के चाचा कौन हो जाएंगे, यही तो हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इनके पिताजी का भाई है। तो एफ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लिखा हुआ है एशिया प्रशांत क्षेत्र के एक सर्वे में, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी कि कॉन्सेप्ट इसका जो है वो बहुत शानदार है। और ऐसा एक कॉन्सेप्ट वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मैथ के क्वेश्चन अब शुरू हो चुके हैं आपके। एशिया प्रशांत क्षेत्र के एक सर्वे, यानी कि एक सर्वे हुआ है कुल मिला के, और उस सर्वे में पाया गया है कि जो भारतीय बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, भारतीय बच्चों में से 75% 2 घंटे, यानी कि जो 75% बच्चे हैं वो 2 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं। कहने के जो अगर सर्वे पूरा जो हुआ है वो 5700 बच्चों का हुआ है, और अगर सर्वे किए गए 5700 बच्चों में से 48% भारतीय हैं, ठीक है ना, तो कितने बच्चे 2 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं। कुल बच्चों का कितना सर्वे हुआ है, 5700, जिसमें से टोटल भारतीय कितने हैं, ठीक है ना, 5700 बच्चों में से 48% भारतीय हैं, तो इसका 48% निकालो। और इसमें से 75% बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं, तो इसका साथियों 75% आप निकालोगे। ठीक है, इसका आप क्या निकालोगे, इसका आप साथियों जो है ना वो 75% निकालोगे, तो इसका हम 75% निकाल लेंगे। तो कुल मिला के ये हमें निकल जाए कितने बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। 25 तियाँ 25 चौक 100, और इसको अगर कट करेंगे साथियों यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब अगर बात करें क्या क्या आपके सामने आ गया है, अब आपके सामने आ गया है 5700 गुणा 12 गुणा 3, ठीक है, और नीचे क्या आपका आ गया है, नीचे आपका 100 आ गया। तो ऐसा करो ना कि इस 100 से ये 100 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको गुणा कराना है साथियों 5700 की, क्या 5700 की साथियों 12 36, यानी कि 36 से गुणा कराना है, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 6 चंग 36, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 4 34 हो जाएगा, और 7 तियाँ 21 आपका हो जाएगा, 3 पंजे 15, 16 17 आपका हो जाएगा। तो 2 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, यानी कि यहाँ पर 2 आ गया। तो 2052 बच्चे 2 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं। 2052 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। किसी संख्या के 1/5 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा। तो वो संख्या निकाल लो, उसका 50% भी बहुत आराम से निकल जाए। कहने कि किसी संख्या के, तो वो हम कोई संख्या x मान लेते, किसी संख्या के, यानी कि किसी संख्या के 1/5 इस तरीके से, किसी संख्या के 1/5 में के 2/3, यानी कि फिर से गुणा 2/3 2/3, कहने कि उसका 3/4, कहने कि फिर से साथ, तो उसका 3/4 कितना है, 15 है। तो इसको जरा सॉल्व करो, x का मान निकालो, वह पूरी संख्या हो जाएगी, और उस संख्या का 50% बता देना, यानी कि आधा कर देना। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 15, और 15 की गुणा किससे हो जाएगी, 5 गुणा 3 गुणा 2 से, यानी कि 5 गुणा 3 गुणा 2 से हो जाएगी। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका 3 आ जाएगी, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 15 पंजे 75, 75 दूना कितना हो जाएंगे साथियों, 150 हो जाएंगे, यानी कि x बराबर कितना आ गया है, 150 आ गया है। तो इसका 50% कितना हो, सॉरी 50% कितना होता है, 75% होता है। तो मैं कहूँगा क्या कि 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें कि नीरज ने एक बोरी अनाज 1480 रुपए में खरीदा है, यानी कि जो अनाज उसने खरीदा है वो 1480 रुपए में खरीदा है, और उसको खरीद कर बेच कितने में रहे हैं, 2072 रुपए में बेच रहे हैं, तो ठीक ठाक प्रॉफिट ले रहे हैं। तो कहने कि उसका लाभ क्या होगा। तो साथियों क्या आपको करना है, 2072 में से 1480 को घटा देंगे, उसका लाभ हमें मिल जाएगा, 2 आ जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा,
ठीक है ना। 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा और ये 19 में से यहाँ पर 14 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 5 बचेगा। तो प्रॉफिट उसको कितना होगा 592 का होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें 592 तो प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रतिशत में बदलना है 592 को, तो साथियों गुणा करेंगे 100 से और नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य है साथियों 1480। 1480 है तो इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट करे 5 आ जाएगा, इसको कट 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करे 2 3 6, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 नीम 18, 2 छंग आपका 12 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ तक साथियों आपको समझ में आ चुका है। अब अगर बात करें देखिए साथियों डायरेक्ट अगर इसको कट करें तो थोड़ा सा इसको मैं हटा लेता हूँ, जगह मुझे थोड़ी सी चाहिए। देखिए अब अगर बात करें मान लीजिए इसको साथियों क्या अगर हम इसकी गुणा किससे करें, एक तरीके से साथियों 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, अगर 8 से गुणा करें तो कितना आएगा 7 अट्ठे 56, 8 का 16 8 24, 24 और साथियों कितना हो जाएगा यानी कि इतना हो, यानी कि मैं कह सकता हूं क्या 37 से कम 37 और 37 अट्ठे कितने होते हैं 37 अट्ठे 296 होते हैं। यहाँ पर हमने देखा है। अब 8 की 5 से गुणा करा दो, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो 40% उसका प्रॉफिट होगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सिर्फ 45 रुपीज़ में वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी और मेरा मानना है उस पीडीएफ में से लगभग 65 से 70% पेपर आपका फंसेगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों उस पीडीएफ को लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है उसको भी साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।